नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी ऑल राजस्थान सेकंड रैंक से लैब असिस्टेंट चयनित और हाल ही में आरपीसी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से 21वीं रैंक से चयनित आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जिसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर ये भी चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और विगत जो परीक्षाएं हुई है अलग अलग बोर्डों के द्वारा आयोजित उन परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। इससे ये होगा कि आप पढ़ने के बाद में आपको एक सार गर्भित जो आंसर है वो प्राप्त होगा, जिससे आपको ये लगेगा कि आपने जो तैयारी की है वो तैयारी हुई बराबर नहीं हुई। प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति हम समझ पाते हैं कि नहीं। होता क्या है कि दोस्तों आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाते या आपको ये पता नहीं चल पाता कि इसमें एग्जाम में प्रश्न आ कैसे रहे या पीछे के जो एग्जाम उन्हें प्रश्न कैसे आएंगे। तो फिर आपकी प्रॉपर जो तैयारी है उसको जितने नंबर आने चाहिए उस तैयारी की आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का प्रतिफल जितना मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाता है। तो अपने कोशिश करेंगे कि पहले अपने चैप्टर को एक बहुत अच्छे से समझें। चैप्टर को समझने के बाद फिर उसके प्रश्नोत्तर पिछली परीक्षाओं में कौन सी परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आया है सारे जो समाधान है सॉल्यूशन है उसका अपन करेंगे और उसके बाद में अगला टॉपिक लेंगे। हो सकता है मैं थोड़ा समझाने में समय ज़्यादा लेता हूं तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है तो उसको टुकड़ों में किया जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ज्योग्राफी का पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब जब आप पढ़ने बैठ गए हैं तो दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने समझा नहीं और सीधा याद करने की कोशिश की तो अपना काम जो अपन करने के लिए निकले हैं, जो मन में इच्छा पूरी की वो पूरा हो नहीं पाएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के बाहर जहाँ पर अपन खड़े हैं इसके बाहर के वातावरण में जो पर्वत पठार मैदान कोई गर्म वस्तुएं ठंडी तापमान वायुदाब घनत्व जो दिखाई देता है वो और पृथ्वी के अंदर की चीज़ों में क्या डिफरेंस है। यानी कि जिस प्रकार सतह के बाहरी भागों में जो चीज़ें अपने को दिखाई देती है वैसी की वैसी क्या पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी है। यानी कि बाहर के अलग अलग भागों में जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ घनत्व है वायुदाब है, इसमें अलग अलग डिफरेंस है। ठीक वैसे ही सतह के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के अंदर किन किन भागों में तापमान अधिक है, घनत्व कैसा है, वायुदाब कैसा है, उसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा होगी। इसके बाद ये भी होगा कि पृथ्वी के है वो विभिन्न परतों से बनी हुई है। कौन कौन सी परतें हैं जो पृथ्वी के ऊपरी सतह से आंतरिक गहराई तक के भाग को डिवाइड करती है। और अपने को ये समझें, अपन इस ज्योग्राफिक स्टूडेंट होने के नाते समझें कि वाकायदा पृथ्वी की संरचना है किस प्रकार की। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब अपन जानेंगे तो जानेंगे किसके द्वारा, यानी कि अपने को कौन ये बताएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, कितनी गहराई पर कौन सी परत है, उसके बाद में कौन सा ठोस भाग है, कौन सा तरल अवस्था में है और कहाँ पर गैसें पाई जाती है, कहाँ पर ज्वालामुखी का जो तरल लावा मैग्मा वो कहाँ है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए सबसे पहले कौन कौन से स्रोतों का आप उपयोग करेंगे ताकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब आप कोई भी स्रोत, कौन सा स्रोत है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की अपने को जानकारी दे सके। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है, सबसे पहला जो स्रोत है अपने क्या करते हैं, स्रोतों को दो भागों में विभाजित करते हैं। स्रोतों को दो भागों में आपको विभाजित कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्रोत दो प्रकार के आपको ये समझना है। पहली जानकारी तो ये है एक प्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि जिसको अपन प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करें जिससे अपने को ये पता चले कि पृथ्वी के अंदर क्या है। दूसरा अपन निकालेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी तैयारी को धार देने के लिए जो ऑथेंटिक बुक है उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं भी जो भी आपको यहाँ पढ़ाऊंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा कंप्लीटली, लेकिन उसमें ये नहीं है कि केवल एनसीईआरटी होगा और बाहर से कोई प्रश्न आया तो उसको शामिल नहीं करूंगा। एक एक चीज़ को आपको क्लियरफाई करूंगा और एक एक प्रश्न इस पढ़ने के बाद में आपको कहीं भी कोई भी वैकेंसी का आप एक भी ऐसा प्रश्न मुझे नहीं बता सकते कि सर ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे बाहर आया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को गौर से ध्यान रखना,
करना, उनको समझना और उनको याद करना, ये आपका काम है। मेरा काम है सिर्फ बताना और पढ़ाना और आपको ये बताना कि प्रश्न कहाँ से आया है और कब कौन सा प्रश्न आ सकता है। लेकिन अंततः दोस्तों सफल आपको होना है तो याद आपको ही करना होगा। अब देखिएगा प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है, इनमें आप पहले देखिएगा प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले आता है खनन विधि, यानी कि जो खनिज या जो खनन विधि है, यानी किसी भी पदार्थ का अपन उत्खनन करते हैं तो अपने को, जैसे आपको एक उदाहरण दूं कि आपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पानी संग्रहित करने के लिए टांके बनाए जाते हैं, जो एक परंपरागत जल संग्रहण की पद्धति है, जो टांके बनाए जाते हैं उसमें अपने देखा था कि यदि वो 10-20 फीट यदि गहराई पर अपन जाते हैं तो वहां अचानक गर्मी बढ़ जाती, तापमान बढ़ जाता है। इसका मतलब अपन ने जो उत्खनन किया है, जो पानी की जो जल संग्रहण के लिए टांके की खुदाई किए, उससे भी अपने को पता चलता है कि गहराई में जाने का तापमान बढ़ रहा है। ये मैं व्यवहारिक प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, और आपके सारे प्रश्न, सारे जो भी टॉपिक होंगे वो इसी प्रकार व्यवहारिक से जोड़कर समझाए जाएंगे ताकि आप अच्छी तरह समझो। तो खनन के द्वारा, यानी खनन के द्वारा अपने को ये पता चलता है कि गहराई में जाने पर ताप कैसे बढ़ता है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। अपन देखते हैं कि थोड़े से कहीं कहीं पर जाते हैं तो चूना प्रधान चट्टानें आ जाती है, कहीं पर पथरीले भाग आ जाते हैं, कहीं पर ग्रेवल जो भाग है जिसको अपन मोरडा कहते हैं वो आ जाते हैं। यानी इस प्रकार की चीजें हैं वो खनन विधि से प्राप्त करती है। तो सबसे पहला प्रत्यक्ष स्रोत में आता है खनन विधि। खनन विधि से जो अपने को चट्टानें मिलती है, उन चट्टानों से ये पता चलता है कि इन चट्टानों में कौन सा पदार्थ अधिक पाया जाता है, जो पदार्थ मिलते हैं उसमें कौन सी प्रकृति का है। यदि लोहे जैसी कोई भारी धातु है तो उस भाग का घनत्व अधिक होगा, यदि कोई हल्का पदार्थ है उसमें तो उस भाग का घनत्व अधिक होगा, यदि कोई उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में या ज्वालामुखी जो भाग है उसके आसपास है, इसका मतलब वहां की सतह का नीचे का तापमान है वो अधिक होगा। इस प्रकार की जो जानकारी है जानने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत सबसे पहला है खनन विधि, और खनन से खोदने से खुदाई करने जो चट्टानें मिलती है वो एक स्रोत है। दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा स्रोत पृथ्वी को जानने का अप्रत्यक्ष है, या निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। तो आपको जो मैं बातें बता रहा हूं उनका बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा और फिर मैं प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। पहला खनन विधि। खनन विधि के बाद में ड्रिलिंग आता है। ड्रिलिंग का मतलब यह है कि जैसे अपन कुआं खोदते हैं, है ना। अब कुआं अपन तो यहाँ पर अपने एरिया के अंदर जब अपन खोदते हैं उस समय तो पानी के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर जो सरकार विशेष प्रकार की योजनाएं चला रही है जिसमें जहां पर कहीं पर प्राकृतिक गैस मिलती है, कहीं पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, उन भागों को खुदाई करने के लिए जो कुएं खोदे जाते हैं, अब वो स्थल भाग पर भी हो सकते हैं और वो महासागरीय भागों पर भी हो सकते हैं। अब ड्रिलिंग के लिए विश्व स्तर पर अभी तक 2 बड़ी परियोजनाएं चली है, जिसका उद्देश्य ये था कि कुआं वगैरह उसकी भी खुदाई हो जाए जहां पर जो उद्देश्य वो, और साथ साथ में ये भी पता चल जाए कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर उसकी संरचना है कैसी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता है, यानी सतह से ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, लेकिन सतह के नीचे की गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ता है। अब आप ये सोचिए कि, और तापमान बढ़ने की दर मैं आपको बता दूं, यदि आप 100 मीटर नीचे जाते हैं, यदि आप 100 मीटर गहराई पर जाते हैं पृथ्वी से, तो आपको वहां से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि 100 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई पर जाओगे, 1000 मीटर गहराई जाओगे तो 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब आप कितनी गहराई पर जा सकते हो, मान लो 10 किलोमीटर गए तो 300 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया 300 डिग्री, 400 डिग्री, 500 डिग्री टेम्परेचर यदि तापमान अधिक है, अपन यहाँ गर्मियों के अंदर अपने जिस भाग के अंदर अपन रहते हैं उस उष्ण कटिबंधीय भाग के अंदर यदि टेम्परेचर 50 डिग्री, 40-45 डिग्री हो जाता है तो भी अपन खड़े नहीं रह पाते, गर्मी इतनी तेज होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहां पर क्या कंडीशन होती होगी। यानी नीचे की जो चट्टानें हैं वो सारी पिघल जाएगी, तरल अवस्था में हो जाएगी। ये बात अपन जानते हैं। अब इस हिसाब से ड्रिलिंग के माध्यम से अब तक सबसे जो गहरा है वो 12 किलोमीटर तक का कुआं खोदा गया अभी तक। कितना? 12 किलोमीटर। अभी इस पर चर्चा करेंगे अपन ये कहां पर है, क्योंकि प्रश्न आने वाला है। हर एग्जाम, ज्योग्राफी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें लगभग ये प्रश्न, अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं आगे, ये प्रश्न तो लगभग पूछा गया, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। अब देखिए 12 किलोमीटर तक की गहराई का खोदा गया। आप पूछोगे सर इससे ज्यादा गहराई में क्यों नहीं? इससे ज्यादा गहराई में इसलिए नहीं, 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर का मतलब 100
अगर 10 किलोमीटर गहराई पर अपन जाते हैं तो 300 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ 2 और तो लगभग 360 या 400 डिग्री सेल्सियस तापमान है। विश्व में अभी तक की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसका विकास हो गया हो जो तापमान में पिघलती नहीं हो। इसलिए 300-400 डिग्री टेम्परेचर जिस भाग में होता है वहां पर एक भी मशीन काम नहीं करती। इसलिए 12 किलोमीटर तक का जो भाग है वहां तक की तो जानकारी ड्रिलिंग के माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, पृथ्वी केवल 12 किलोमीटर गहरी नहीं है। पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर गहरा है, यानी कि इतनी गहराई में अपने को जाना है। इतनी गहराई में जब अपन जाएंगे, 6371 किलोमीटर गहराई में जाएंगे, तब पृथ्वी की वास्तविक रूप से जानकारी प्राप्त होगी कि पृथ्वी की गहराई में है क्या। लेकिन ये बात सिर्फ 12 किलोमीटर की हो रही है, क्योंकि ये ड्रिलिंग वगैरह ये काम है, ये मशीनें करती है। जब 12 किलोमीटर की गहराई में चले जाएंगे तो मशीनें हैं वो तापमान अधिक होने की वजह से पिघलने शुरू हो जाएगी। जब पिघलने शुरू हो जाएगी तो फिर उससे अंदर की, उससे अधिक गहराई का जानकारी अपने प्राप्त नहीं कर सकती। अब याद करने वाला, जिसको अपन रटना कहते हैं, याद करने वाला प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे गहरा कुआं या विश्व की सबसे गहराई वाली ड्रिलिंग कहाँ की गई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 12 किलोमीटर गहरा है, ये आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर आपने सुना होगा कि जो विश्व के जितने ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका वगैरह साइबेरिया भाग है, उससे ऊपर वाला जो भाग है उसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है और उस आर्कटिक महासागर का भी एक स्थान है। अब महासागर तो कौन सा है? आर्कटिक। और उसका भी एक स्थान है जिसका नाम है कोला क्षेत्र। क्या नाम है? कोला क्षेत्र। तो यहां पर जो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण बनता है वो ये है कि विश्व में सबसे गहरा, मानव द्वारा वैज्ञानिक ड्रिलिंग के माध्यम से सबसे गहरा जो कुआं खोदा गया है वो 12 किलोमीटर गहरा है। आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में खोजा गया है। इससे गहरा अभी तक कोई भी कुआं खोदा नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि इससे ज्यादा गहराई पर जाने पर जो मशीनें हैं वो काम करना बंद कर देती है, 12,000 मीटर तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए खनन विधि होगी, चट्टानें होगी, ड्रिलिंग होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण सोर्स आता है प्रत्यक्ष स्रोतों में, वो है ज्वालामुखी। 3 प्रत्यक्ष स्रोत है, ये आपको याद रखने हैं। कितने प्रत्यक्ष स्रोत हैं? सिर्फ 3। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत 3 हैं। सबसे पहला चट्टानें, दूसरा ड्रिलिंग और तीसरा है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कैसे, उसको थोड़ा सा आप देखिएगा। ज्वालामुखी, आपको ये पता है कि जैसे अपन पृथ्वी की गहराई पर जाते हैं, मान लो इस भाग से यहां पर जाते हैं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि पृथ्वी से जैसे आप गहराई पर जाएंगे तो गहराई पर जाने पर आपको 3-4 परतें दिखाई देगी। 3-4 परतें अपने को मिलेगी। एक परत मिलेगी ऊपरी भाग में यहां पर, फिर दूसरी परत मिलेगी अपने को यहां पर। 3 हो गए ना। एक ये ऊपर का जो भाग है इसको अपन कहते हैं भूपर्वती। अब समझिएगा थोड़ा सा इसको, हालांकि मैं इसको बहुत अच्छे से आगे बताऊंगा। इसको कहते हैं भूपर्वती। ये जो भाग है इसको अपन कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। ये पृथ्वी की 3 संरचनाएं हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3 परतें हैं बड़ी बड़ी। और तीसरा जो भाग है इसको अपन कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड या कोर। तो ये मैंने लिख दिया, इसको क्रोड कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर गहराई तक जाते हैं तब तक तो है भूपर्वती। यानी 30 किलोमीटर की गहराई तक का भाग तो भूपर्वती कहलाता है। 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको अपन कहते हैं मेंटल। और 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको कहते हैं क्रोड। यानी मैंने आपको पहले बताया कि जो पृथ्वी की गहराई है वो 6371 किलोमीटर गहराई तक अपने को जाना होगा, तब जाके पृथ्वी की जानकारी, आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त चलेगी। सबसे ऊपर का भाग भूपर्वती, ये 30 किलोमीटर तक का भाग है। यानी कि जो अब अपन ने जो कुएं की बात की थी, कोला प्रायद्वीप क्षेत्र है, आर्कटिक महासागर, वो इस भूपर्वती में ही है। अब ध्यान ये रखना है कि इस भाग में जब अपन आगे जाते हैं तो ये जो भाग है मेंटल वाला, इस मेंटल वाले भाग में यहां पर एक क्षेत्र है इस भाग में। अब इसकी चर्चा अपन थोड़ी आगे करेंगे, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इस भाग में एक क्षेत्र है यहां पर, ये आपको समझना है। ये जो मेंटल के अंदर एक भाग है, इसकी जो ये कितनी गहराई पर है वो है 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। यानी कि 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की गहराई का भाग है एक। 200 से 400 किलोमीटर। इस 200 से 400 किलोमीटर की जो गहराई वाला भाग है, इस भाग से ये भाग तरल अवस्था में है, यानी द्रव अवस्था में है।
क्यों है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब इस भाग में जैसे ही चट्टानों के ऊपर की गति एक दूसरे, आगे मैं बताऊंगा प्लेटें 3 प्रकार की होती है। जैसे ही प्लेटें एक दूसरे दूर जाती है उसको अपसारी प्लेट कहते हैं। जैसे ही प्लेटें एक दूसरे ऊपर से हटेगी तो नीचे वाला जो लावा या मैग्मा जो द्रव पदार्थ है वो अचानक ऊपर की ओर आएगा। जब ये यहाँ से ऊपर की ओर उठता है तो ये सतह के इस भाग में जाता है और यहाँ पर ऊपरी परपटी इस पर जाके अपन देखते हैं कि लावा के रूप में जमा हो जाता है। किसके रूप में? यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गर्म पदार्थ निकलता है उसको अपन लावा कहते हैं। और यदि ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में न जाए और इसी भाग में जाकर इस प्रकार से जमा हो जाए यदि किसी प्रकार, तो उसको अपन मैग्मा कहते हैं। यानी कि ये जो मेंटल है, मेंटल में एक ऐसा भाग है जो द्रव अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ये भी मैं बता दूं कि ये जो तरल अवस्था वाला भाग है इसको अपन कहते हैं दुर्बलता मंडल, कमजोर क्षेत्र है। तो कमजोर क्यों है? क्योंकि ये तरल अवस्था में, इसलिए दुर्बलता मंडल। या फिर आपको दुर्बलता मंडल याद नहीं रहे तो दोस्तों ये दुर्बलता मंडल याद रखना भी नहीं है, रखना इंग्लिश वर्ड ध्यान है जिसको कहते हैं स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। लिथोस्फेयर का मतलब स्थल मंडल होता है, जबकि स्टेनोस्फेयर का मतलब दुर्बलता मंडल होता है। ये सारी चीजें आगे आएगी अभी। स्टेनोस्फेयर, ये लो सर। अब स्टेनोस्फेयर क्या है? आपको कोई भी पूछे कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग के अंदर एक ऐसा भाग जो तरल अवस्था में है, द्रव अवस्था में, उसको क्या कहते हैं? उसको स्टेनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल कहते हैं। फिर आपको वो पूछे वो कहां पर है, आप बताओगे कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपर का भाग क्रस्ट या भूपर्पटी है, उसके नीचे का जो भाग है वो मेंटल कहलाता है। मेंटल, हालांकि मेंटल का ये ऊपरी भाग ठोस है, ये नीचे का भाग ठोस है, लेकिन बीच में एक ऐसा भाग है जो द्रव अवस्था में है। क्यों है इसकी चर्चा अगले वीडियो में, आगे जो अपन टॉपिक करेंगे उसमें करेंगे। ये मेंटल में एक द्रव पदार्थ है, उसको दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फेयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो पी, एस और एल जो 3 तरंगे हैं भूकंपी, वो चलती है, उसकी गति मंद हो जाती, कमजोर हो जाती, इसलिए कहते हैं। अब यहाँ से जो लावा और मैग्मा निकलता है वो सतह पर जमा होता है। अब बात अपन टॉपिक से थोड़े भटक गई। टॉपिक की बात यही थी ये ज्वालामुखी प्रत्यक्ष स्रोत कैसे है। अब दोस्तों यहाँ से जो लावा बाहर की ओर निकला है वो बाहर सतह पर आया। सतह पर आने के बाद जो भूगोल के वैज्ञानिक है, भूगोलविद है, वो यहाँ से यहाँ की जो भी मिट्टी वगैरह, कण वगैरह, संरचना उसको इकट्ठा करते हैं, लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि ये जिस भाग से आया उस भाग की संरचना कैसी है। अब तब उसको ये पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा भाग है द्रव अवस्था में। अब आप कहोगे तो फिर ज्वालामुखी, देखिए जो ड्रिलिंग अपन ने की थी उससे 12 किलोमीटर की जानकारी मिली, लेकिन ज्वालामुखी से अपने को 400 किलोमीटर तक की जानकारी मिल रही है। यानी कि जो ड्रिलिंग थी वो तो सिर्फ 12 किलोमीटर तक था। खनन की जो चट्टानें हैं वो तो और भी ऊपर का भाग है, जैसे अपन घर में मैंने कहा टाँका वगैरह बनाते हैं, उस भाग तक की चट्टानें निकाल सकते हैं अपन, और 12 किलोमीटर तक जाते हैं तब तक ड्रिलिंग वगैरह उससे काम हो जाता है। लेकिन 400 किलोमीटर तक की गहराई की जानकारी कौन देता है? ज्वालामुखी। लेकिन दोस्तों केवल अपने को 400 किलोमीटर की जानकारी मिलने से क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। अपने को पहुंचना कहाँ है? 6371 किलोमीटर तक। तब वैज्ञानिकों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि जानकारी पृथ्वी के आंतरिक स्रोतों की जानकारी के लिए, आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष स्रोत काफी नहीं है। ध्यान रखिएगा। इसलिए अब अपन चलते हैं दूसरे अप्रत्यक्ष स्रोतों की ओर। अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से? 3 हैं। एक तो खनन और उससे प्राप्त होने वाली चट्टानें, दूसरा है ड्रिलिंग या जिसको वैज्ञानिक प्रवेदन कहते हैं। ध्यान रखिए इंग्लिश वर्ड ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में आपको ये मिलेगा प्रवेदन। अब प्रवेदन शब्द मेरे को तो आज दिन तक समझ में आया नहीं, जब हिंदी में ये प्रवेदन आ जाता तो अपने को समझ में नहीं आता, इसलिए इसको क्या करना है? ड्रिलिंग शब्द याद रखना है, साइंटिफिक ड्रिलिंग, जो कि अब तक का 12 किलोमीटर गहराई तक का है और आर्कटिक महासागर के कोला प्रायद्वीप क्षेत्र में है। ये मैं जो क्विज एमसीक्यू दूंगा उसमें ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। और तीसरा स्रोत है ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी से अपने को देखा कि ज्वालामुखी कहां से निकलती है? दुर्बलता मंडल से। दुर्बलता मंडल कहाँ है? ऊपरी भाग, क्रस्ट को छोड़ दो, नीचे और जो मेंटल है, मेंटल के बीच में एक पट्टी पाई जाती है जो तरल अवस्था में है, इसलिए उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। और वहां से ज्वालामुखी, लावा और मैग्मा उद्गार होता है, इसलिए उसको ज्वालामुखी का घर या मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। और ये अपने को जानकारी कहां तक की देती है? 400 किलोमीटर तक की देती है सिर्फ। लेकिन 400 किलोमीटर जानने से, 400 किलोमीटर गहराई तक जाने से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कंप्लीट जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए प्रत्यक्ष स्रोत तो कंप्लीटली अपने को जानकारी नहीं देते। अपन चलते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की ओर। अब देखिए अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, इस बात को थोड़ा सा देखिएगा। पृथ्वी की जानकारी देने वाले अप्रत्यक्ष स्रोत
अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से? देखिएगा, अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे जो पहला अप्रत्यक्ष स्रोत आता है वो है उल्का पिंड। एक नंबर तो ये उल्का पिंड, इसको आपको ध्यान में रखना है, उल्का पिंड। उल्का पिंड एक नंबर है, उसका नाम है उल्का पिंड। उल्का पिंड। अब आप कहोगे सर उल्का पिंड और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्या लेना ना? देखो, ज्यादा जानकारी इसको न तो मुझे है, न आपको है, न भूगोल के किसी बड़े विद्वान को है, लेकिन अपन ने इतना सुना है, जिन वैज्ञानिकों ने इसका अनुसंधान किया उनके जो लेखन, जो नोट्स, जो उनके हस्तलिखित डॉक्यूमेंट्स अपने को मिलते हैं, उसमें से इतनी बातें ये आई है, जो किताबें अपने को मिलती है उसमें से ये बातें आई है कि उल्कापिंड जब सतह पर गिरता है तो उस उल्कापिंड की संरचना और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोनों की मिलती जुलती है। ये उनका दावा है कि उल्कापिंड की संरचना और पृथ्वी की संरचना एक जैसी है, इसीलिए वो उल्कापिंड का प्रयोग करते हैं कि जैसी उल्कापिंड की संरचना है अंदर से, वैसी ही संरचना पृथ्वी की हो सकती है। हालांकि ये जो आंसर है उल्कापिंड, ये पूर्ण सत्य नहीं है कि पृथ्वी की संरचना और उल्कापिंड की संरचना एक जैसी, ये सत्य नहीं है, लेकिन इन्होंने अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया है, तो फिर इसको अपने को पढ़ना थोड़ा जरूरी है। उल्कापिंड कैसे काम करते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार उल्कापिंड की संरचना और पृथ्वी की संरचना एक जैसी है, इसलिए उन्होंने एक हथियार के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक सोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ध्यान रखो भाई, दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है भूकंप। दूसरे अपन थोड़ा भूकंप की जो मेन है उसको बाद में लेंगे, दूसरा लिख देते हैं ताप, दाब और घनत्व। ये तीन बातें ध्यान रखनी। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि तापमान, दाब और घनत्व कैसे जानकारी देता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, तरल है या गैस की अवस्था में है, या किस भाग में कौन सा घनत्व कैसे जानकारी देता है। मैंने एक बात अभी आपको बताई कि जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जाते हैं, जैसे जैसे आप गहराई की ओर जाते हो पृथ्वी के, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। ठीक, अब पृथ्वी का तापमान गहराई में जाने पर बढ़ता है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। एक बात ये भी ध्यान रखना रही बात कि गहराई में तापमान बढ़ता कितना है। सतह पर अपन ने देखा कि जैसे ही अपन 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, 1000 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसको अपन सामान्य ताप पतंदर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गहराई में जब जाते हो आप तो 32 मीटर तक, या यूं कहें, यूं मैं कह दूं कि 100 मीटर तक, कितने? 100 मीटर। यदि आप 100 मीटर गहराई पर जाते हैं तब आपका जो तापमान है वो इस सतह पर तापमान मान लो 25 डिग्री था, यहाँ पर मान लो 25 डिग्री था, तो 100 मीटर गहराई में जाने पर तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर गहराई पर जाने पर 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 1000 मीटर, कितने? 1000 मीटर, या इस 1000 मीटर को मैं ये कह सकता हूँ कि यदि 1 किलोमीटर गहराई पर जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री बढ़ जाएगा, 30 डिग्री। और जब 10 किलोमीटर गहराई पर जाओगे तो यह आपको पता है कि 10 किलोमीटर गहराई पर जाने पर तापमान है वो 300 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है दोस्तों, तापमान जो बढ़ता है नीचे गहराई में जाने पर, वो तापमान एक दर से नहीं बढ़ता। अब आप प्रश्न पूछोगे कि सर ये तो ताप एक दर से क्यों नहीं बढ़ता? एक दर से इसलिए नहीं बढ़ता कि पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। पृथ्वी का ये भाग मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पृथ्वी की गहराई का ऊपरी भाग, पृथ्वी की गहराई का ऊपरी भाग जो है, मान लो ये भाग है 8 किलोमीटर, याद रखना आपको, कितना है? 8 किलोमीटर तक। 8 किलोमीटर तक की गहराई का जो भाग है, उस गहराई के भाग वाले में एक तो मिलती है ग्रेनाइट की चट्टानें, ये ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, और एक मिलती है बेसाल्ट की चट्टानें। ये दो प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। जब ग्रेनाइट की चट्टानें और बेसाल्ट की चट्टानें, इनमें एक विशेष प्रकार के रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व आपने सुना होगा, थोरियम का नाम आपने जरूर सुना होगा, आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, यूरेनियम का नाम आपने सुना होगा, थोरियम का सुना होगा, आपने बेरिलियम का नाम जरूर सुना होगा, आपने रेडियल का नाम जरूर सुना होगा,
ये ऐसी कुछ धातुएं हैं, ये इस प्रकार की धातुएं हैं, आपको ये पता है कि धातुएं हैं वो चट्टानों में पाई जाती है। जब ये धातुएं इस प्रकार की चट्टानें जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में, जब चट्टानें पढ़ेंगे अपन, शेल टॉपिक पढ़ेंगे, तब समझेंगे कौन सी चट्टान कहाँ है। लेकिन अभी अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें इस बात को चर्चा करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग कितना, 8 किलोमीटर तक का, कौन सा, सिर्फ 8 किलोमीटर तक का जो भाग है उसके अंदर ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें, ये मैंने लिख दिया कि ये तो है ग्रेनाइट की। अब ग्रेनाइट की कहां पर है, जो स्थल भाग है महाद्वीप है वहां तो है ग्रेनाइट की, और जहां पर महासागरीय भाग है उसकी जो तली बनी हुई है वो बनी हुई बेसाल्ट चट्टानों की। ये चीजें धीरे धीरे आगे मैं समझाऊंगा, सारी समझ में आ जाएगी। तो इस 8 किलोमीटर भाग वाले में ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें हैं, और इन चट्टानों के अंदर ये जो धातुएं मिलती है, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, ये पाई जाती है। और इन धातुओं को साइंस की भाषा में कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। अब आप कहोगे कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। रेडियो का अर्थ होता है स्वतः, रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब होता है अपने आप ऐसे कुछ खनिज होते हैं जो स्वतः बड़े बड़ी ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। इनको यदि बाहर रख दोगे तो उस आसपास के भाग है ये स्वतः तापमान बढ़ा देते हैं, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। तो ये पृथ्वी के इस भाग के अंदर स्वतः तापमान बढ़ाते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। जब ये इस भाग के अंदर, मैं ये लिख देता हूं कि यहाँ पर यूरेनियम है, यहाँ पर थोरियम है, जब ये भाग इस भाग में है तो इस भाग का ऊष्मा उत्सर्जन करेंगे अपने। जब अपने ऊष्मा उत्सर्जन करेंगे, ये मान लो यहाँ से ऊष्मा उत्सर्जन की, तो यहाँ इस भाग का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, इसीलिए तापमान बढ़ेगा। तो ऊपर वाले भाग में तापमान कम है और इस गहराई वाले भाग में आएंगे तब तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने की दर कितनी है, बढ़ने की दर है 100 मीटर पर 100 मीटर, 100 मीटर गहराई पर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो बढ़ता है इस रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण, लेकिन इसके बाद गहराई में जैसे जाते हैं वैसे वैसे ही रेडियो एक्टिव तत्वों का जो भाग है वो कम होता जाता है। एक तो फिर तापमान बढ़ेगा, तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर है वो अब वो नहीं रहेगी। यानी कि जो 100 मीटर पर 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा था 8 किलोमीटर की गहराई तक, अब जो तापमान बढ़ने की दर है वो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, कैसे नहीं रहेगी, जैसे आप इस 8 किलोमीटर के बाद में मान लो 100 मीटर गहराई पर गई, तो यहाँ पर 100 मीटर गहराई पर जाओगे तो आपको 2 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। उससे और गहराई में जब 100 मीटर जाओगे तो वहाँ पर आपको 1.5 डिग्री टेम्परेचर या 1.5 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से गहराई में जैसे जैसे जाते हैं वैसे तापमान तो बढ़ता है, लेकिन तापमान बढ़ने की दर एक समान नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो 8 किलोमीटर का भाग है इस भाग के अंदर तो तापमान बढ़ता है एक दर से 100 मीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके बाद में जाते हैं तब तापमान की दर है वो घटने लग जाती है। क्यों घटती है, इसका रीजन ये है कि पृथ्वी के 8 किलोमीटर वाला जो भाग है ऊपर, इसमें तो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, इरेडियम, ये तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व क्या करते हैं, ये जिस भाग में होते हैं वहां पर स्वतः ऊष्मा का, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इस भाग का तापमान तो ज्यादा हो जाता है। जबकि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे इन रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा कम होती जाती है। तो फिर प्रश्न आप पूछोगे कि सर रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा कम हो जाती है फिर गहराई में तापमान कैसे बढ़ता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे गहराई पर आप जाते हैं तो ऊपर से भार बढ़ता है, जिसको अपन दाब कहते हैं, घनत्व कहते हैं। जैसे इस गहराई में जब भार बढ़ता है, जब किसी चीज पर भार बढ़ता है और भार बढ़ने से एक तो उसका तापमान जो है वो ज्यादा, भार बढ़ेगा, भार बढ़ने से उसका दाब है वो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से उसके घनत्व में अंतर आएगा। जब घनत्व बढ़ने लगेगा तो एक तो उस दबाव की वजह से, जो ऊपर भार पड़ा दबाव की वजह से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, नंबर एक तो ये। दूसरा ये भी है कि जब पृथ्वी, ये जो पृथ्वी अपन पढ़ रहे हैं, ये पृथ्वी जब चक्कर लगाती है इस पेन की तरफ, पृथ्वी भी अपने स्तर पर, अपने इस भाग पर जब गति करती है, तो आपको मैंने ये बताया कि पृथ्वी का कुछ भाग ठोस है और बीच में एक ऐसा भाग है जो द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में है। तो जब पृथ्वी घूर्णन करेगी तो जो स्थल भाग जिस स्पीड से घूमेगा उस स्पीड से जो तरल भाग है वो साथ गति नहीं देगा। जब गति नहीं देगा तो दोनों के बीच में टकराहट होगी, एक तरफ स्थल भाग होगा और एक तरफ द्रव, जो अपना तरल भाग है, द्रव भाग वो होगा। जब दोनों की टकराहट होगी तो आपको पता है, आप भी दोनों हाथ मलते हो तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो इतना बड़ी संरचना है और जब वो दोनों इस पर रगड़ेंगे, एक दूसरे से घर्षण करेंगे तो भी ऊष्मा पैदा होगी। इसलिए इस भाग में ऊष्मा, तापमान बढ़ता तो है लेकिन हल्का सा कम बढ़ता है, क्योंकि जितनी इन तत्वों के द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है उतनी न तो घर्षण से होती है न दाब से होती है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर ताप जो बढ़ता है उसके ताप बढ़ने के स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो यह है रेडियो एक्टिव तत्व,
दूसरा स्रोत है कि पृथ्वी की गहराई में जब दाब ऊपर से दबाव बढ़ रहा है उस दबाव की वजह से, और तीसरा ये है कि पृथ्वी की घूर्णन जब गति होती है तो वहां पर दो अलग अवस्थाएं, एक द्रव अवस्था है और एक ठोस अवस्था है, दोनों एक दूसरे के साथ गति नहीं कर पाती, इसलिए दोनों में घर्षण होता है और घर्षण की वजह से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर ध्यान आपको फैक्ट क्या रखना है कि गहराई बढ़ने के साथ, क्या याद रखोगे, गहराई के साथ, पृथ्वी की गहराई के साथ घटती दर से, गहराई के साथ घटती दर से ताप बढ़ता है, घटती दर से ताप बढ़ता है, घटती दर से ताप बढ़ता है। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि गहराई बढ़ने के साथ तापमान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन क्या है सुनना आप। पहला ऑप्शन होगा कि गहराई के साथ घटती दर से तापमान बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन होगा गहराई के साथ बढ़ती दर से तापमान बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन होगा कि सभी परतों में समान दर से तापमान बढ़ता है, और चौथा होगा गहराई के साथ तापमान घटता है। तो वहां पर घटता है ये ऑप्शन आप काट दोगे, समान रहता है तापमान ये भी काट दोगे, लेकिन यदि ये लाइन आपको फिक्स याद नहीं है कि तापमान घटती दर के साथ बढ़ता है तो वहां पर बढ़ती दर के साथ बढ़ता है, ये आपका गलत हो जाएगा। घटती दर से कैसे बढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाले 8 किलोमीटर में जो तापमान बढ़ता है वो 3 डिग्री प्रति 100 मीटर के हिसाब से बढ़ता है, गहराई में जाते हैं तो कम हो जाता है। कम होने का कारण भी आपको पता चल गया होगा। ये बात तो होगी तापमान के संदर्भ में। अब अपन अगला जो दूसरा है वो ले लेते हैं घनत्व। क्या ले लेते हैं? घनत्व क्या बात है, देखो भाई देखते हैं अपन घनत्व। घनत्व के बारे में चर्चा करते हैं। घनत्व यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व क्या। पहली बात आपको एक और ये बता दूं कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में आप जाओगे वैसे वैसे आपको ये भी पता है कि घनत्व बढ़ेगा घटेगा, आप ही बताओगे भाई। जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं चट्टानें एक परत फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस प्रकार की परतें बढ़ रही है, धीरे धीरे चट्टानों को भार बढ़ रहा है। जब किसी वस्तु पर भार बढ़ता है तो उसी को अपन घनत्व कहते हैं। भार बढ़ने से उसका क्षेत्रफल छोटा हो जाता है और वजन बढ़ जाता है तो उसको अपन घनत्व कहते हैं। एक बात तो ये। अब आपको ये पता है कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग ऊपरी भाग है। मान लो अपन पृथ्वी के ऊपरी भाग से गहराई वाले भाग में गए, ये जो भाग है इस भाग में, यहां से अपन इस भाग में आए। अब एक तो परत है ये, दूसरी परत ये, तीसरी परत ये, चौथी ये, फिर ये परत। अब इस भाग में आए तो घनत्व धीरे धीरे इस भाग का पहले वाले भाग का घनत्व कम होगा, दूसरे का घनत्व ज्यादा होगा, तीसरे का घनत्व कम ज्यादा होगा, पांचवे का घनत्व कम, और ऐसे करके गहराई पर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। यानी कि जो ऊपर दबाव हो रहा है उस दबाव की वजह से घनत्व बढ़ रहा है। पहली बात तो ये। लेकिन दोस्तों क्या घनत्व एक केवल दबाव की वजह से बढ़ रहा है? ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही के कुछ सदियों कुछ वर्षों पहले या 1-2 शताब्दी पहले वैज्ञानिकों ने खोज की, कोई भी वस्तु है उसके ऊपर उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद आप कितना भी भार दोगे तो भी उस वस्तु के भार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपकी जो आप काम करते हो तो मान लो आपको 100 किलो वजन उठाने की कैपेसिटी है, आपके ऊपर 100 किलो वजन डाल दिया, उससे भी ज्यादा 200 किलो वजन डाल दिया, तब आप नीचे गिर जाओगे, सो जाओगे। अब जब नीचे गिर गए आप पर तो 5 बोरी आपके 5 क्विंटल भार डाल दे, आपकी सांस रुक जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद 50 बोरी भले वजन डाले ना, आपका क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई। अब आपके ऊपर घनत्व का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक वैसे ही परतों की गहराई में जाने पर एक सीमा होती है हर चट्टान की, उसके ऊपर आप जितना उसकी सहन क्षमता है उतना दबाव डाल सकते हो। उतना दबाव डालोगे तो उसका जो क्षेत्र है वो या तो सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा, या फिर नीचे का जो भाग है वो बिल्कुल क्षणभंगुर होकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब उसके ऊपर कितना भी भार डालोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने तय किया कि गहराई बढ़ने के साथ, गहराई के साथ दबाव तो बढ़ता है और दबाव बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है, ये बात तो सही है। लेकिन केवल एक बात, एक तथ्य नहीं, यदि इस तरह से भार बढ़ता जाता तो इस भाग में जाते तब तक घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता या बहुत कम रहता। लेकिन यहाँ का घनत्व आपको पता है कि 11 से 13 ग्राम प्रति वर्ग सेमी है, 11 से 13 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। अब इतना घनत्व है, इसका मतलब वैज्ञानिकों ने फिर अनुसंधान करके पता लगाया कि इसका जो एक कारण है वो तो केवल घनत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सीमा में नहीं है घनत्व। ये दबाव जो है दबाव का कारण तो नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा क्या हो सकता है? तो पृथ्वी के आंतरिक जो गहरे वाला जो भार है, जिसको अपन क्रोड कहते हैं, 3 परतें बताई ना, एक ऊपर की क्रस्ट बताई मैंने या भूपरपटी जिसको कहा, उसके बाद में मैंने कहा ये मेंटल है,
और मेंटल के बाद में मैंने कहा ये कोर या क्रोड है। तो जो क्रोड है वो सबसे अधिक, जो गहरा ज्यादा होगा उसका दबाव घनत्व अधिक होगा, ये तो एक बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि इस भाग में इतना घनत्व पाया जाना केवल दबाव की वजह नहीं, कहीं न कहीं इस भाग के अंदर कोई भारी तत्व है। कौन सी धातु है? कोई न कोई भारी धातुएं हैं। अब भारी धातुएं कौन सी है? वो भारी धातुएं हैं जिनका घनत्व लगभग 11 से 13 के आसपास पाया जाता है। और ऐसी जब पता लगाया तब दोस्तों दो प्रकार की ऐसी धातुएं मिली जिन धातुओं का घनत्व 11 से 13 के आसपास था, और वो भारी धातुओं के अंदर दो धातुएं थी। एक तो थी लोहा और दूसरी आप सब जानते हैं नीफे के अंदर आती निकल या निकेल जिसको कहते हैं। यानी कि दो प्रकार की धातुएं, इनका घनत्व और 11 और 13 का घनत्व बराबर है। इसलिए विद्वानों ने पता लगाया और एक आइडिया लगाया, अनुमान लगाया कि इस भाग में भी, ये जो पृथ्वी का कोर का भाग है, इस भाग में भी लोहा और निकल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इनका घनत्व और ये घनत्व है दोनों बराबर पाए जाते हैं। घनत्व में अपने क्या पढ़ा? घनत्व में ये पढ़ना कि गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है। यानी कि जो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है जिसको अपन ये परपटी वगैरह कहते हैं, इस भाग का घनत्व आपको 3 ग्राम से कम मिलेगा। यानी कि 3 ग्राम प्रति वर्ग जो सेमी है उससे भी कम मिलेगा। मध्य भाग में आप जाओगे तब आपको यहाँ पर 5 ग्राम तक मिल सकता है। अभी परफेक्ट आंकड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझा रहा हूं। लेकिन जब अंदर के भाग में जाओगे तो कोर है, क्रोड के भी दो भाग है, एक बाहरी भाग है और एक आंतरिक भाग है। जो बाहरी भाग है इसका 11 है, जो आंतरिक भाग में जाओगे तब आपको 13 मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे गहराई पर जाते हैं वैसे वैसे इसका घनत्व है वो बढ़ता जाता है। घनत्व गहराई के साथ बढ़ता जाता है। जब घनत्व गहराई के साथ बढ़ता जाता है तो घनत्व बढ़ने का कारण क्या है? कारण एक तो ऊपर की चट्टानों का दबाव पड़ रहा है वो है, और दूसरा कारण ये है कि इस कोर के अंदर भारी धातुएं हैं। यानी कि ऊपर वाले भागों में तो चट्टानों का भार है वो है, लेकिन कोर में इतना अधिक घनत्व, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन इतना अधिक घनत्व होने का कारण केवल दबाव नहीं हो सकता। जब दबाव नहीं हो सकता तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इस जो घनत्व 11 से 13 है इसके आसपास और कौन सी धातुएं ऐसी जिनकी डेंसिटी है, लोहा और निकल दो ऐसी धातुएं थी जिसकी डेंसिटी 11 और 13 के लगभग समकक्ष थी। तब उन्होंने आइडिया लगाया कि यहाँ पर ये जो वस्तु है ये हो सकती है, यानी लोहा और हो सकता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपरी भागों के अंदर तो बढ़ती हुई चट्टानें जो है, चट्टानों के भार की वजह से घनत्व बढ़ रहा है, लेकिन क्रोड के अंदर जो अधिक घनत्व है वो केवल पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों की दबाव की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर दो विशेष प्रकार की भारी धातुएं पाई जाती है, इसकी वजह से वहां पर है। अब मैं प्रश्न पूछूंगा कि पृथ्वी के क्रोड के अंदर 11 से 13 यानी कि उच्च घनत्व होने का मुख्य कारण क्या है? तो मैं आपको प्रश्न में ऑप्शन दूंगा कि पृथ्वी की गहराई के साथ घनत्व बढ़ता, पृथ्वी की गहराई के साथ दबाव बढ़ता है। दूसरा दूंगा पृथ्वी के कोर के अंदर भारी धातुओं की उपस्थिति है। तीसरा दूंगा कि तापमान में जो वृद्धि हो रही है, तापमान की वृद्धि से। चौथा दूंगा कि उस भाग के अंदर कोई विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको उत्तर देना है कि पृथ्वी की, मैंने क्रोड का पूछा है, क्रोड के अंदर मुख्य, तो आपको उत्तर देना है पृथ्वी के क्रोड के अंदर भारी धातुओं की उपस्थिति है, इसकी वजह से उसका घनत्व अधिक है। क्योंकि ऊपर वाले का भाग तो है दबाव की वजह से, क्रोड का घनत्व अधिक है वो इसकी वजह से। अब इस घनत्व में अपन क्या लिख सकते हैं? घनत्व में ये लिख सकते हैं कि गहराई के साथ, किसके साथ? गहराई के साथ एक एक लाइन की चीजें हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है, ये बात तो सही है। अब बढ़ता है इसका मतलब कैसे बढ़ता है? तो अपन कहेंगे कि जो सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट, अभी आपको और समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपरी भाग जो क्रस्ट है उसका घनत्व तो है 3 ग्राम, लगभग 3। अब है, हालांकि वास्तविक रूप से 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति वर्ग सेमी क्यूब है, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ऊपरी भाग का तो लगभग है 3 ग्राम सेमी क्यूब है। जब मध्य भाग में अपन जाते हैं जिसको मेंटल कहते हैं, जब मेंटल में जाते हैं तब वहाँ का जो घनत्व है वो लगभग 4.9 या मैं लिख देता हूँ लगभग 5 ग्राम सेमी क्यूब है। और जब गहराई में जाते हैं क्रोड में, जिसको अपन कहते हैं कोर में, अब क्रोड में अपन जाते हैं तो वहाँ का जो घनत्व है वो 11 से 13 मिलता है अपने को। अब ये यहाँ पर इतनी बात तो अपने को समझनी है, इतनी गहराई में ऐसा घनत्व मिलता है। अब यहाँ पर जो घनत्व ये अधिक है 11 से 13, इसका कारण क्या है? इसका कारण है भारी धातुएं। क्या है दोस्तों? भारी धातुएं। यानी कि क्रोड के अंदर एक ही लाइन ध्यान रखनी है, भारी धातुएं। यहाँ पर भारी धातुएं, भारी धातुएं कौन सी? एक तो लोहा पाई जाती है और दूसरी यहाँ पर निकल धातु है वो पाई जाती है। इनका घनत्व इसके बराबर है, इसलिए अभी तक विद्वान
अनुमान लगा रहे हैं। अभी परफेक्ट जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि परफेक्ट जानकारी भूकंप विज्ञान आएगी तब मिलेगी। अभी तक जानकारी है कि इसकी गहराई वाले भाग में भारी धातुएं हो सकती है। तो ये बात अपने ध्यान की। अब इसमें से एक फैक्ट और निकले कि पृथ्वी का औसत घनत्व है कितना। ये भाई ऊपरी भाग का, मध्य भाग का, ये गहराई का। तो पृथ्वी पूरी के औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों एक लाइन आप ध्यान रख लेना, पृथ्वी पूरी के औसत घनत्व जो है वो है 5.5, 5.5 पूरा। तो एक तो इतना याद रखना, आप तो याद तो इतना ही रखना, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन मैं परफेक्ट लिख देता हूं 5.517, यानी कि 55-17। कैसे याद रखोगे? 55-17, लेकिन 5.5 याद रखना, 5.5 याद रख लेना, आपके एग्जाम के लिए खूब है। ग्राम सेमी क्यूब, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये अपने ताप के बारे में पढ़ा, घनत्व के बारे में पढ़ा, और तीसरा जो आता है दाब। दाब के बारे में एक लाइन है कि जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों का दाब है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और चट्टानें इतनी गहराई में जाते हैं तो तापमान अधिक होने की वजह से चट्टानें पिघल जाती है, चट्टानें पिघलेगी। लेकिन पिघली हुई अवस्था में इतना अधिक दबाव पड़ने की वजह से वहां का जो भाग पिघला हुआ है उसको बाहर नहीं आने देती, क्योंकि चट्टानों का भार उस पर बहुत ज्यादा है। और जैसे ही आपको पता है चट्टानें एक दूसरे थोड़ी बहुत भी उसमें गति होती है, आगे पीछे खिसकती है, तो ज्वालामुखी, लावा और मैग्मा ग्रुप में वो अंदर का जो पिघली हुई चट्टान है उसका रूप बाहर की ओर आ जाता है। ये जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में 3 चर्चा की। एक तो खनन विधि से चट्टानें, दूसरे अपने ड्रिलिंग देखा, और ड्रिलिंग के अंदर ये देखा कि आर्कटिक महासागर के कोला जो क्षेत्र है वहां पर अभी तक का सबसे गहरा कुआं या सबसे गहरी ड्रिलिंग की गई है 12 किलोमीटर तक। ये लाइन आपको याद रखनी है। तीसरा अपने ज्वालामुखी देखा, ये देखा कि ज्वालामुखी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का 400 किलोमीटर तक का भाग है उस भाग से निकलती है, यानी कि 400 किलोमीटर तक की जानकारी देती है। कौन से क्षेत्र से निकलती है? ध्यान रखिएगा, न तो क्रस्ट से निकलती है, न क्रोड से निकलती है, मेंटल वाले भाग से निकलती है। और मेंटल वाले भाग में भी जो बीच का भाग है 200 से 400 किलोमीटर का, जिसको अपन एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं, वहां से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा ज्वालामुखी उद्गार किस भाग से होता है? एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल से होता है। और वहां से जब ये चीजें निकलती है बाहर की ओर तो सतह पर लावा के रूप में, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि कोई चट्टान बन जाती है, वहां ठंडा होकर कोई लावा जमा हो, वो ज्वालामुखी जमा हो जाती है, तो उसको मैग्मा कहा जाता है। 3 पढ़ने के बाद में अपन पढ़ रहे थे अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में। और अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में एक अपन ने सबसे पहले जो बात की वो थी उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उल्कापिंड की संरचना एक जैसी होने के कारण विद्वानों ने उसका उपयोग किया। दूसरा अपन ने पढ़ा तापमान। जैसे इस गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। बढ़ने की दर मैंने आपको बताई कि यदि 8 किलोमीटर गहराई में आप जाओगे तब तक तो उसकी दर है वो समान रहती है। 100 मीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, क्योंकि इस 8 किलोमीटर वाले भाग जो ऊपर का भाग है पूरा, इसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, बेरिलियम, ये रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव तत्व ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें इस भाग में है, उन्हीं में पाए जाते हैं। इसलिए इस भाग के जो स्वतः ऊष्मा उत्सर्जन से इस भाग की ऊष्मा है वो तापमान है वो ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही गहराई पर जाते हैं तो तापमान की दर है वो, तापमान बढ़ता तो है लेकिन उसकी बढ़ने की जो दर है वो अब 100 मीटर पर 3 डिग्री न रहकर कम हो जाती। कितनी होती वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि औसत रूप से 100 डिग्री पर 100 मीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। इतनी बात ध्यान रखनी। या 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये भी बात सत्य है, दोनों में कुछ भी याद रखो, आपकी मर्जी है। और फिर जो तापमान गहराई में जाते हैं 8 किलोमीटर से गहराई में, तो तापमान क्यों बढ़ता है? तापमान बढ़ने का एक तो कारण है दबाव का, और दूसरा कारण है कि पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो अंदर का जो तरल और ठोस दोनों भाग है वो घर्षण करते हैं, और घर्षण की वजह से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको क्या पता घर्षण की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है? दोस्तों आप अपने हाथ रगड़िएगा और थोड़ा सा अपने मुंह पर लगा सर्दी उड़ाइएगा, आपको पता चल जाएगा गर्मी होती है का नहीं होती है। फिर अपन ने पढ़ा घनत्व। घनत्व में अपने देखा कि जैसे जैसे चट्टानों का ऊपर से नीचे जाएंगे दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से चट्टानों का क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होगा या संकीर्ण होगा, वो धीरे ताप भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है, तो फिर घनत्व भी बढ़ेगा। जब घनत्व बढ़ता है तो कितना बढ़ता है ये बात अपने, तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसका घनत्व तो 3 है लगभग, और जब मध्य के भाग में जाते हो तो 5 होता है, और सबसे गहराई वाला जो भाग जिसको क्रोड कहते हैं वहां जाते हैं तो 11 से 13 हो जाता है। अब वहां 11 से 13 होने का कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि उस केंद्र के अंदर, उस क्रोड के अंदर
भारी धातुओं की उपस्थिति है। और भारी धातुओं में कौन सी है दोस्तों? लोहा और निकल, दो प्रकार की मुख्य धातुएं हैं, जिसकी अपन आगे चर्चा भी करेंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन से भाग में क्या है। बहुत अच्छे से ये टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप समझ जाओगे कभी जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे। और ऊपर वाले जो भाग में वहाँ पर जो दबाव घनत्व अधिक है उसका कारण है चट्टानों का दबाव। ये बात होने के बाद में अपने एक छोटा सा थोड़ा सा आगे और है अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर, स्रोत है भाई, इसको पूरा कर लेते हैं पहले अपन। अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर थोड़ा सा एक और टॉपिक है जिसको अपन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण। आपको ये पता है कि हर कारक, कोई भी वस्तु जिसमें आकर्षण की क्षमता होती है, सारी वस्तुएं हैं वो दूरी और द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। यानी कि न्यूटन ने बताया कि जो सारी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षण करने का कारण है उन वस्तुओं के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका मतलब सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा में भी है, पृथ्वी में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है, सारी चीजों में गुरुत्वाकर्षण का बल पाया जाता है। अब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, अब मात्रा इसकी अलग अलग हो सकती है, मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान कितना है और दोनों के बीच में दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण कितना कैसे काम करता है तो देखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम है। यहां पर मैं बना देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप धैर्य रखिए, थोड़ा धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा, लेकिन क्लियर इतना कराऊंगा कि आपने ज्योग्राफी ऐसे शायद पढ़ी भी नहीं होगी इस प्रकार का। एक तो मैं ये बना देता हूं 0 डिग्री रेखा, एक मैं बना देता हूं यहां पर ये ध्रुव वाला क्षेत्र, यहां पर ये ध्रुव 90 डिग्री ये ध्रुव है ये। अब इसको, अब आप कहोगे कि कहां पर पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण अधिक। मैंने अभी दो बात बताई कि एक तो दूरी कितनी नजदीक है, यानी दोनों की दूरियां जितनी, अब दो भाग है, मान लो ये दो भाग इतने दूर है, एक इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाओ और एक इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाओ, तो आपको ये पता है कि जितनी दूरी कम होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। तो इन दोनों के मध्य, ये दो वस्तुएं, एक ही मेरे हाथ वाली लेफ्ट और राइट, इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अधिक नहीं कम लगेगा, जबकि यहाँ पर यदि मैं दोनों वस्तुएं खड़ी कर देता हूँ तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगने के कारण इन दोनों का द्रव्यमान तो सेम है, लेकिन इनका द्रव्यमान सेम है, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो कम होगी। तो आपको ये पता है कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के इस भाग से इस भाग की ओर, यानी ये पृथ्वी का केंद्र मान लो, या पृथ्वी का एक भाग है, इससे इस केंद्र की ओर मैं जा रहा हूं, तो ये जो दूरी है ना, ये दूरी ज्यादा है एक, जबकि इस भाग से मुझे इस भाग में जाने में यहाँ पर दूरी बहुत कम है, यहाँ पर दूरी बहुत कम है। यहाँ दूरी कम होने की वजह से यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर, कहां पर? भूमध्य रेखा पर, या भूमध्य रेखा को अपन इक्वेडोरल लाइन भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण, ये मैं जी लिख रहा हूं, जी का मतलब ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम और ध्रुवों पर, कहां पर? ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होता है। ये बात आपको सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक फैक्ट के रूप में याद रखनी कि जिंदगी में कभी भी कोई कहीं पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहां लगता है, तो आपको बताना है 0 डिग्री पर न रख के कहां लगता है? भूमध्य रेखा पर लगता है, सॉरी ध्रुवों पर लगता है, भूमध्य रेखा पर नहीं लगता। क्यों लगता है भूमध्य रेखा पर? सॉरी जो गुरुत्वाकर्षण वहां पर क्यों लगता है आप बताओ? जो ध्रुव है वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण अधिक लगता है उसका कारण है कि वहां के पृथ्वी के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कम है। जबकि भूमध्य रेखा पर आप आओगे तो पृथ्वी के केंद्र और भूमध्य रेखा की, पृथ्वी के केंद्र और जो बाहरी भाग है उसके बीच में दूरी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर ये दूरी ज्यादा है जबकि यहाँ पर दूरी है वो बहुत कम है। तो यहाँ दूरी कम होने की वजह से आपको पता है दो वस्तुओं में जब दूरियां कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण अधिक लगता है। तो ध्रुव वाले भाग में बाहरी भाग से दूरी कम है जबकि इस भाग में यहाँ से ये दूरी ज्यादा है। तो आप बता दो कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी न्यूनतम लगती है, न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण है वो सर्वाधिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये बात है, इसका मतलब जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो वस्तुएं एक दूसरे से जैसे दूर होती है वैसे वैसे भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके माध्यम से भी पृथ्वी की कुछ संरचना के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन से भाग में कौन सा भाग कितना दूर है और कितना नजदीक, यानी दूरी जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता जाएगा। इसके अलावा एक चुंबकीय कारक और आता है, गुरुत्वाकर्षण के बाद आता है चुंबकीय सर्वेक्षण। क्या आता है? चुंबकीय सर्वेक्षण। ये भी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो चुंबकीय सर्वेक्षण है ना,
वो भी इसके बारे में जानकारी देता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। कैसे जानकारी देता है कि जहां पर लौह धातु की अधिकता होगी वहां पर चुंबक का गुण है वो अधिक पाया जाएगा। और विद्वानों ने जब ये पता लगाया कि पृथ्वी इस तरह क्यों है, यानी कि पृथ्वी एक ही भाग पर अपने भाग पर घूम रही है, चक्कर लगा रही है, जो परिपथ है उसका परिभ्रमण का हो या परिक्रमण का वो एक जगह क्यों है, तब विद्वानों ने कहा कि पृथ्वी का एक ऐसा भाग है, गहराई का बिंदु, जहां पर लौह धातु की बहुत ज्यादा मात्रा उपस्थित है और उस लौह धातु के कारण वहां चुंबकीय गुण पाया जाता है। और वो चुंबकीय गुण है जो या चुंबकीय पदार्थ है वो यहाँ पृथ्वी को एक जगह पर स्थायी रखे हुए, यानी कि एक जगह से दूसरे से जाने नहीं देता है। आपने भी देखा होगा लोहे की कोई वस्तु हो और उससे आप चुंबक टकराते हो तो चुंबक को जब आप पर खींचते हैं तो हालांकि अपना खींचने की ताकत अधिक होती है, इसलिए वो अपना उसको बल ज्यादा लगाते हैं तो वो अपने पास आ जाता है, उसको अपन अलग कर पाते हैं, नहीं तो वरना वो दोनों चीजें जब पास चिपकी हुई रहती है उसको अलग करना मुश्किल होता है। यानी कि लौह धातु के कारण वो चुंबक उस पर स्थिर है। ठीक वैसे ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपन ने देखा अभी जो सबसे क्रोड वाला भाग है वहां लौह धातु की लौह तत्वों की अधिकता है, उस अधिकता के कारण वहां पर चुंबकीय तत्व पाया जाता है और चुंबकीय तत्व ही है जो पृथ्वी को स्थिर बनाए हुए हैं। और जब पता लगाया गया तो पता यह लगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वेक्षण हुआ तो पता लगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में चुंबक पाया जाता है और चुंबक के माध्यम से यह पता लगाया गया कि कहीं न कहीं पृथ्वी की गहराई वाला एक ऐसा भाग है जहां पर लौह धातु की उपस्थिति है। क्योंकि आपको यह पता है कि लौह धातु के बिना चुंबकीय गुण कभी आ नहीं सकता। तब पता लगा कि पृथ्वी की गहराई का जो क्रोड भाग है उस क्रोड की सबसे गहराई वाला भाग जहाँ 6371 मीटर की किलोमीटर की गहराई है, उस भाग के अंदर चुंबकीय पदार्थ या लौह धातु की उपस्थिति है। इसका मतलब चुंबकीय जो गुण अपने को दिखाई देता है ऊपर पृथ्वी की स्थिरता को जो साबित करता है, इससे भी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जा रहा है कि पृथ्वी की गहराई में एक ऐसी विशेष प्रकार की चट्टान है या विशेष प्रकार की कोई धातु पाई जाती है और वो धातु निकल के आई कौन सी, लोहा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है उसको देखिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जिसके बारे में चर्चा तो मैं भूकंप विज्ञान जब भूकंप का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन यहां पर एक इस स्रोत के रूप में देख लेते हैं कि भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला सबसे वैज्ञानिक स्रोत यानी पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में सबसे बढ़िया, सबसे वैज्ञानिक, सबसे व्यवस्थित, सबसे सटीक और सबसे तार्किक सूचना देने वाला कोई स्रोत है तो भूकंपीय तरंगे। आप कहोगे ये क्या ऐसे कैसे, आपको जानकारी हैरत होगी कि पृथ्वी की गहराई वाला जो भूकंपीय जो तरंग है ना, ये पृथ्वी के बहुत दूर से बहुत गहराई वाले भाग से उड़ती है। यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र है जिसको भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं, उस भूकंप के केंद्र से ये तरंगे ऊपर उड़ती है। और जब ये तरंगे ऊपर उड़ती है, तीन नाम है इसके। प्राथमिक तरंगे जो सबसे पहले आती है पी, सेकेंडरी तरंग है जो एस, और लवर यानी धरातलीय तरंग है। हालांकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में धरातलीय तरंगों का कोई योगदान नहीं, दो मुख्य तरंगे उसका योगदान है। दो मुख्य तरंगे हैं, एक तो है पी तरंग जिसको अपन कहते हैं प्राथमिक तरंग, प्राइमरी तरंग, और एक है एस तरंग। कौन सी? एक है एस तरंग। अब इसमें क्या विशेषता है दोनों की और इससे कैसे पता लगाया जा सकता है अंदर से? तो दोस्तों पृथ्वी की गहराई के अंदर जब अपन जाते हैं पृथ्वी की गहराई में, तब मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की गहराई में एक ऐसा भाग है जो तरल अवस्था में है। अब ये जानकारी मिली कैसे मुझे? तो मैं तो वहां गया नहीं, न मेरा कोई वहां कोई रॉकेट साइंस काम कर रही थी, लेकिन हमें इससे पता चला ये जो पी तरंग और एस तरंग इसके माध्यम से, यानी भूकंप विज्ञान जो है उस सीस्मोलॉजी की जो तरंगे हैं, ये जो भूकंपीय तरंगे हैं सीस्मोलॉजिक वेव से, इनके द्वारा पता लगा। इनके द्वारा कैसे पता लगा? विद्वानों ने जब ये इन तरंगों का अध्ययन किया तो पाया कि जो भाग ठोस अवस्था में है, पृथ्वी की अंदर का जो भाग ठोस अवस्था में है, वहां पर तो ये तरंगे है वो बहुत तेज गति से चल रही है, पी और एस दोनों। लेकिन जो भाग तरल अवस्था में है उस भाग में एस तरंगे कभी नहीं जाती। यानी एक बात साबित हो गई कि यदि पृथ्वी के किसी भाग में, अंदर वाले भाग में यदि एस तरंगे प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पर द्रव अवस्था का भाग है। और ऐसे पृथ्वी के दो भाग है, अभी मैं बताऊंगा आगे कौन कौन से। एक तो आपके एक के बारे में आप जानते हैं, दुर्बलता मंडल, जहां पर एस तरंगे नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि द्रव अवस्था में है और एस तरंगे तरल या द्रव अवस्था के अंदर प्रवाहित नहीं होती। ये हमारी भूकंप विज्ञान है, सीस्मोलॉजी है, वो शाखा कहती है, हम और आप नहीं बता सकते। जबकि पी तरंगे है वो चलती तो सब में है, ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चलती है। लेकिन यदि ठोस धातु है, ठोस पदार्थ है, ठोस चट्टान है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तरल अवस्था आ जाती है तो उसकी स्पीड है वो बहुत मंद हो जाती है, और गैसीय अवस्था आती है तो और भी मंद हो जाती है।
जब बाहर के जब तरंगे आती है तो अपने को पता है टेक्नोलॉजी बहुत विकसित है, जब ये तरंगे बाहर आती, तरंगों का विश्लेषण किया जाता है कि किस भाग में कौन सी तरंग की स्पीड तेज थी, किस भाग में स्पीड कम थी। जब स्पीड तेज होती है तो पता लगा लिया जाता है कि ये भाग कहीं न कहीं ठोस है, क्योंकि पी तरंग एस तरंग की प्रवृत्ति है कि ठोस भाग में गति तेज होगी, और जिस भाग में इस तरंगों की गति कम होती है इसका मतलब वो द्रव अवस्था में है, और जिस भाग में एस तरंग नहीं चलती इसका मतलब है वो एस तरंग नहीं चलती, इसका मतलब एस तरंग नहीं प्रवाहित होने वाला क्षेत्र है वो द्रव या तरल अवस्था में है। इसलिए यहां से पता लगाया गया कि पृथ्वी के ऐसे दो क्षेत्र है मुख्य रूप से। एक छोटा सा मैं बता देता हूं आपको, पृथ्वी के आप गहराई पर यदि जाओगे इस प्रकार, अब हालांकि अगले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी करूंगा, अब यहां पर यदि आप जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ऊपर का भाग है, ये पूरी रूप से ठोस है, ये पूर्ण रूप से ठोस है। जब यहां पर गहराई वाले भाग में जाओगे तो ये भी भाग ठोस है, लेकिन इस भाग के अंदर दो परतें हैं। एक तो ये इस भाग में, यहां पर आप जाओगे तो ये अपने को पता है दुर्बलता मंडल है। क्या है? दुर्बलता मंडल है। दुर्बलता मंडल है इसका मतलब तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, जबकि ये ऊपर वाला भाग ठोस है, ये भी भाग ठोस है, जबकि ये भाग तरल है। जब ये भाग तरल है तो इस भाग के अंदर कौन सी तरंग नहीं चलेगी? एस तरंग नहीं चलेगी। ठीक, यहां पर इस भाग में एस तरंग नहीं चलती, तो विद्वानों को पता चल गया कि इतनी गहराई पर वो भाग है जो द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में, जबकि पी तरंग बहुत मंद गति से चलेगी। तो एक तो इससे पता चला। दूसरा, जब आप आंतरिक भाग में और जाओगे तो ये जो बीच का भाग है इसको कहते हैं बाह्य क्रोड। ये तो है बाह्य क्रोड, बाहरी क्रोड, हालांकि है क्रोड का भाग, लेकिन ये बाहरी क्रोड है, ये बाहरी क्रोड है, जबकि ये आंतरिक क्रोड है, ये आंतरिक क्रोड है। जब ये तरंगे अपने ऊपर के सतह पर आई, जब इनका विश्लेषण किया गया, जब इनका संश्लेषण किया गया, जब इनका एनालिसिस किया गया, तो ये पता चला कि ये जो भाग है ना ऊपर वाला, ये जो जिसको बाह्य क्रोड कहते हैं, इस भाग में एस तरंगे नहीं चलती, पी तरंगों की गति बहुत मंद है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भाग है ये भी द्रव अवस्था में है, ये भी द्रव अवस्था का भाग है। कौन सा? बाहरी क्रोड। जबकि जब आंतरिक क्रोड की बात हुई तब ये पता चला कि जितने भी ये तरंगे हैं पी, और इसका सबसे अधिक स्पीड है, सबसे अधिक गति है, वो आंतरिक क्रोड में है। इसका मतलब या इसका अर्थ ये निकला कि इस भाग के अंदर चट्टानें हैं या जिस जो धातुएं हैं उसमें घनत्व तो बहुत अधिक है। इसका मतलब एक और दिए प्रश्न में बता सकते हैं कि जिस पदार्थ में, जिस स्तर में, जिस चट्टान में, जिस भाग में घनत्व अधिक है उस भाग में तरंगों की गति स्पीड चलती है, जिस भाग में घनत्व कम है उस भाग में स्पीड भी उसकी कम होती है। तो पी तरंगों की पूछे सबसे अधिक स्पीड कहाँ होगी, तो ध्यान रखिएगा जहां सबसे अधिक घनत्व होगा वहां पर तरंगों की स्पीड या जो गति है वो तेज होगी, और वो है आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड में फिर भी ठीक, इस भाग में जाएंगे मध्य क्रोड वाला, इस भाग में जाएंगे गति नहीं होगी। इस प्रकार ये जो अपने दो चीजें पढ़ी, एक तो पृथ्वी को आंतरिक जानने के स्रोत पढ़े, इसमें एक तो पढ़ा आंतरिक स्रोत, नाम के प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा पढ़ा अपने अप्रत्यक्ष स्रोत। एक एक के बारे में आपको सूचना दी, आपको अच्छे से समझाया। यदि ये बातें आपको समझ में नहीं आती है, फिर भी इसमें आपको कुछ मिस हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो अपने YouTube चैनल जो है उस पर ये वीडियो या जो ऐप है अपना, उस ऐप के अंदर ये वीडियो आपको जहाँ मिलेगा वहाँ कमेंट कर दीजिएगा। और संडे का जो सेशन है, ये मैं वीडियो जो अपने जिस ऐप के अंदर जो सरोकार क्लासेज नाम का ऐप है अपना, उस ऐप के अंदर जब प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें संडे की जो स्पेशल क्लास है वो स्पेशल इसीलिए रखी गई है। मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा ताकि संडे को आप मेरे को कॉल कर सकें। मैं भी संडे को फ्री होता हूं, आप भी संडे को मुझे कॉल करके एनालिसिस करेंगे कि सर कहाँ पर हमारी मिस्टेक रह रही है। क्योंकि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड देखी है, उनकी गरीबी को देखते हुए, उनकी जिज्ञासा को देखते हुए, उनकी आंखों में एक सफलता की एक जुनून जोश जो दिखाई दे रहा है, उनको देखते हुए शुरू किया है कि कहीं न कहीं हम जो अभी इस परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं, अभी जो परीक्षाएं तय चल रही है उसके पैटर्न को जितने हम समझते हैं उतने अच्छी तरह से कोई नहीं समझ सकता। उसका कारण यह है कि हमने अभी ये एग्ज़ाम दिया है। 5, 7, 10 साल तक जितना हम इस सेगमेंट को समझेंगे इतना कोई नहीं समझेगा, और 10 साल के बाद हम भी ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। उसका कारण ये है कि फिर ट्रेंड बदल जाएगा, फिर नई पीढ़ी आएगी, हमारे जैसे युवा पीढ़ी आएगी, आपके जैसे युवा नौजवान आएंगे, वो इसको संचालन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपके लिए विशेष डिमांड पर ये तैयार किया जा रहा है।
सरोकार क्लासेस ऐप है, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और उसमें मेरा स्वयं का वो ऐप है, अपना स्वयं का स्टूडियो तैयार हो चुका है। आपको ज्योग्राफी से संबंधित फिर अन्य जो भी डिमांड्स होगी उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग और जो मेरे को अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। लेकिन मैं एक आपको विश्वास कह सकता हूँ कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आ रहा हूँ, आप भी शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि के सारे स्टूडेंट्स से सारी बेरोजगारी और गरीबी को देखते हुए उसका सामना करते हुए अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। कोई खेती में काम कर रहा है, कोई मजदूरी पर जाने के बाद पढ़ रहा है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें तैयार की जा रही है। न तो आपसे ज़्यादा फीस ली जाएगी, फीस सिर्फ उतनी ली जाएगी कि अपना जो इंस्टीट्यूट है इस इंस्टीट्यूट का खर्चा चल सकें, क्योंकि हम भी आपको मेहनत करते हैं। मेरी जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ इस इंस्टीट्यूट का जो खर्चा है उसका पैसा आपको वहन करना होगा, जो आप जितने स्टूडेंट जितने भी प्रतिभागी वो सारे मिलकर करेंगे, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। और आपको ये चीज़ें मेहनत के माध्यम से जितनी मेरी मेहनत जितनी होगी उस मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों साथ आपको देना होगा। यदि आपने साथ दे दिया और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यदि आपने मेहनत कर दी तो ये जो जंग का मैदान है वो अपने स्टूडेंट्स, अपने प्रतिभागी, अपने से जुड़े हुए विद्यार्थी ही जीत सकते हैं और हम किसी को मैदान फतेह नहीं करने देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन दोस्तों काम आपको करना होगा। मैं यदि कहूँ 1 बजे पढ़ना है तो आपको 1 बजे पढ़ना होगा, मैं कहूँ 3 बजे टेस्ट देना है तो आपको 3 बजे टेस्ट देना होगा, क्योंकि मैंने तो मेरा काम कर दिया है, अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फतेह आपको करना है, हथियार चलाना आपको है। मैं सिर्फ आपको हथियार प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन हथियार को धार देने का काम आप है। हाँ जरूर है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगा कि हथियार की धार किससे देनी है। मैं आपको एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चंस पेपर है वो सारे अवेलेबल करवाऊंगा। जो भी जैसे भी करना हो आप एक फ़ोन कॉल करिएगा, सर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, आपके लिए मैं हाजिर मिलूंगा। लेकिन दोस्तों मेरा एक ही सपना है कि मुझे ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत बड़ी फौज खड़ी करनी है। केवल ज्योग्राफी ही नहीं, बहुत सारे अन्य विषय भी है जिसकी भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। टॉपिक को बहुत अच्छे से देखो, पढ़ना और पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को एनालिसिस करने की, अपने को समझने की यदि अपने पास कैपेसिटी है तो अपने कुछ भी कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफी पढ़ने वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ा था, पॉलिटी नहीं पढ़ा था, सब पढ़ा सकते हैं। आप बात इस बात की है कि जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कितना भी ज्ञानी विद्वान हूं, लेकिन आपको यदि मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो मैं कोई काम का नहीं। और मुझे कुछ भी नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ें सारी स्टूडेंट्स की फेस करनी पड़ती है। मुझे सब पता है कि उसको कौन सी चीज़ें कैसे समझ में आएगी, कैसे नहीं आएगी, और प्रश्न भी मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से उठता है। क्योंकि मैंने भी जब एक 2 महीनों के अंदर लैब असिस्टेंट की तैयारी करके ऑल राजस्थान में 2nd रैंक प्राप्त करनी हो, या 4 महीने 5 महीने की तैयारी से 1st ग्रेड में ऑल राजस्थान 21वीं रैंक प्राप्त करनी हो, या रीट की भर्ती में जिला स्तर पर इंग्लिश विषय से प्रथम रैंक हासिल करनी हो, ये सारी जो प्रतिभा, या आरएस मेंस इंटरव्यू तक जाना हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक बहुत लंबे अनुभव और बहुत लंबी एक बहुत बढ़िया रणनीतिक तैयारी करने के बाद आती है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि अब मैं आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगा। आपको नोट्स मेरे स्वयं के हाथ से लिखे हुए, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे नोट्स भी बना रहा हूँ, तो आपको हैंड नोट्स भी मिलेंगे और उसके अलावा जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रश्नोत्तर की प्रैक्टिस भी करवाएगी। हालांकि मेरे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है, मैं प्रश्न हाथ से भी लिख सकता हूँ या पीडीएफ के रूप में, जैसे भी होगी वो आपको, लेकिन आपको मैं पीछे नहीं रहने दूंगा, इतना आपको विश्वास जरूर दिलाता हूँ। लेकिन आपको जुड़े हुए रहना चाहिए। आपके और भी ऐसे विद्यार्थी, दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, मुझे सिर्फ वो विद्यार्थी चाहिए जो पढ़ने लायक हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐप तो खरीद लेते हो, माता पिता से आप 3000, 2000, 1500, 1000 रुपये लेके आते हो, ऐप के लिए खर्च कर देते हो और आप फिर पढ़ते नहीं हो। ये बात अपने को नहीं जचती। मेरा मकसद मैंने पहले बताया, केवल पैसा कमाना नहीं, केवल ऐप के माध्यम से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना ये नहीं, लेकिन मेरा एक सपना जरूर है कि यदि मेरे से 100 विद्यार्थी जुड़े, सिर्फ 100 विद्यार्थी से जुड़े हुए हैं, तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि उन 100 में से 100 सिलेक्शन होना चाहिए। बात ये, और सिलेक्शन 100 में कितनी, 50 विद्यार्थियों की मेहनत मैं कर दूंगा और 50 विद्यार्थियों की मेहनत आप करोगे, तब जाके जो अपना दोनों का सपना है वो पूरा होगा। ये सारी चीज़ें आपके समझ में बैठती है तब तो बहुत बढ़िया, यदि समझ में नहीं बैठती है तो आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल माता पिता के साथ धोखा करना अपना मकसद नहीं होना चाहिए। कि अपन ले तो लेते हैं कोर्स, ऐप माता पिता पूछते हैं तब अपन पढ़ते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं, माता पिता कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, मैं फ़ोन कॉल करता हूँ तो आप कह रहे हो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में पढ़ नहीं रहे। कोई इंस्टा चला रहा, कोई फेसबुक चला रहा, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज ले रहा, कोई कहीं मौज मस्ती कर रहा है। तो फिर ये इस 3-4 साल की उम्र के अंदर आप मौज मस्ती कर लोगे
तो फिर आगे वाली जो 60 साल आपको दिखाई दे रहे हैं वो बुढ़ापे के, 40 साल के बाद के 20 साल और 20 साल के पहले के जवानी के बाल बच्चों को स्कूल भेजने का, पति पत्नी की जो पत्नी है आपको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का, आर्थिक मदद करने का, इधर उधर आपके सेवा भाव के जो सपने हैं वो सारे के सारे 4 सालों में चकनाचूर हो जाएंगे। और यदि 4 साल आपने मेहनत बहुत ज़बरदस्त की, यानी कि 9th 10th 11th 12th 4 और 3 साल ग्रेजुएशन की, इस उम्र के अंदर जिस विद्यार्थी ने बहुत शानदार मेहनत की उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। लोग आज जो आपको नहीं पूछते हैं वो कुछ समय बाद आपके पैरों में पड़े हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं किस्मत कब किसका बदल जाता है। रातों रात व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक रात के अंदर 1 घंटे पहले, रिजल्ट से पहले व्यक्ति कोई कलेक्टर नहीं होता, लेकिन 1 घंटा बाद कलेक्टर बन जाते हैं। जो कॉलोनी के अंदर कल आपको कोई पूछता नहीं था, आपसे मिलता नहीं था, हाथ नहीं मिला था, वो दूसरे दिन आपसे आके नमस्ते करता है, आपके पास बैठता है, आपको बुलाता है हमारे घर आइए। तो ये सारी चीज़ें मेहनत का फल है। और शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको न तो कोई अपन से खरीद सकता है, न अपन से कोई बंटवारा विभाजन करवा सकता है, न ही अपने से कोई छीन सकता है। ये सारी बातें आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो मैंने ये बात बता दी आपको। आप ऐसा करिएगा, अपने प्ले स्टोर पर जाइएगा और प्ले स्टोर पर जाने के बाद सरोकार कैरियर, सरोकार क्लासेज ऐप है अपना, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना जो ज्योग्राफी का जो सेगमेंट चल रहा है कोर्स, उसको करिएगा। अब मैं और ये बता दूं कि इसमें मैं वो सारी चीज़ें अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग सेगमेंट तैयार करूँगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ग्रेड वाला ही सबको दे दूँ या लैब असिस्टेंट वाला सबको दे दूँ, सेकंड ग्रेड वाला को सबको दे दूँ, नहीं। मेरा काम धीरे भले ही हो लेकिन करना इस हिसाब से है कि विद्यार्थी का धोखा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड वाला पढ़ता है उसका स्तर अलग होता है, उसका मैटर अलग होता है। लैब असिस्टेंट वाले विद्यार्थी के लिए मैटर अलग होता है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है उसके फर्स्ट पेपर या सब्जेक्ट का पेपर उसका मैटर अलग होता है। तो कोशिश ये करूंगा कि सब के सब सेगमेंट अलग अलग दूं और उसका कारण एक ये भी, और उसमें फिर टॉपिक वाइज भी दूंगा कि ये भौतिक भूगोल है तो इसका टॉपिक, ये मानव भूगोल है इसका टॉपिक। इससे होता ये है दोस्तों, यदि मैं भौतिक भूगोल का कोई विद्यार्थी है वो मानव भूगोल पढ़ना चाहता, मान लो कोई विद्यार्थी मानव भूगोल के डाटा उसके पास नहीं, मानव भूगोल को समझ वो पढ़ना चाहता है, और मैंने दे दिया कि मैं सारा साथ में बेचूंगा और उसका 4000 रुपये फीस है मान लो, तो विद्यार्थी के साथ कितना धोखा होगा। उसको पढ़ना तो एक टॉपिक है लेकिन उसके चक्कर में उसको 3 टॉपिक साथ में खरीदने पड़ते हैं, उसका पेमेंट देना पड़ता है। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिस विद्यार्थी को मानव भूगोल पढ़नी है तो सिर्फ मानव भूगोल का ही खरीदे, जो 3000 रुपये में ना होकर 300 400 500 जो भी रेंट उस हिसाब से उसको मिल जाए। यानी अलग अलग सेगमेंट अपने को करना है और अलग अलग इसके हिसाब से। अब मैं सारी बातें मेरी प्रशंसा में कसीदे नहीं कसूंगा क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको उनका कुछ सार है। मेरा जो सपना है, मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मैं पूर्ति करना चाहता हूँ और वो पूर्ति सिर्फ मैंने मेरी तो कर दी लेकिन मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। बहुत सारे माता पिता है जिनका पसीना है वो खेतों में टपक रहा है, उन पसीने को मैं पहुंचना चाहता हूं और ये सारी चीज़ें आप और हम मिलकर कर सकते हैं। तो अगले ये सरोकार क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िएगा और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको पास में दे दूंगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज मुझे ज़रूर करिएगा अपना नाम और एड्रेस देके, ताकि मैं मेरे नंबर सेव कर सकूँ और आप मेरे नंबर सेव कर सकें। जब भी संडे का सेशन होगा स्पेशल, मैं आपको कॉल करके पूछूंगा बेटा और बेटी, भाई और बहन कैसी तैयारी चल रही है, और आप मुझे फ़ोन करके पूछोगे सर मेरी ये प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करना है। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आपके सर है, अब तो नो टेंशन रहना, आपको सिर्फ एक कॉल करना है। अब अगले वीडियो तक नमस्कार।